यहाँ पर हम देखते हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर है समानता। देखेंगे हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड का जो चैप्टर फर्स्ट है समानता। तो किस तरीके से समानता के बारे में बात करते हैं, भारतीय लोकतंत्र में समानता है, तो उसमें हम समानता वाला टॉपिक है, इस पर बात करते हैं क्या है समानता और किस तरीके से समानता उजागर होती है, किस तरीके से समानता का महत्व है, वो हम देखेंगे। तो जैसे हम देखें यहाँ पर समानता को किस तरीके से उजागर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर छोटेलाल क्या है, किसान है। मंजीत कौर है, ये क्या है, शिक्षिका हैं। तेजा सिंह है, ये व्यापारी हैं। गिरीश राव है, ये छात्र हैं। और कांता देवी घरेलू कामगार है। सुजाता कुमारी है, ये भी घरेलू कामगार है। इसी तरीके से अब्दुल रहमान है, वो कारीगर है। शबनम बानो हो, वो गृहिणी है। और ग्रेसी लेंगिंग है, वो परामर्शदाता है, यानी परामर्श देता है। आइजैक लेंगिंग है, वो सरकारी अधिकारी है। रुखसाना मिर्जा है, मीडिया कर्मी है। और योगराज है, वो बेरोजगार है। और अशोक जैन है, वो उद्योगपति है। तो चुनाव के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समानता के बारे में बात करें कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है और हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे लोगों की भागीदारी है, लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व हैं। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, ये लोकतंत्रीय सरकार का मुख्य तत्व है। समानता और न्याय, ये भी लोकतंत्रीय सरकार है उसका मुख्य तत्व है। और लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है समानता। समानता और न्याय और जो समानता है वो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को ये समानता प्रभावित करती है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि समानता के बारे में और जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह समानता जो है वो आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा करते हैं। कांता की कहानी क्या है कि यहाँ पर चुनाव के दिन की बात है। कांता उसके दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं और बात कर रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ ही इसी लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ पर हाँ, ये सुजाता बोल रही है हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हो। तो फिर बाद में कांता की बारी आती है कि चल कांता, अब तेरी बारी आ गई है। अब यहाँ पर कांता बोलती है कि मैं तो उसे वोट डालूँगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। दूसरी कुछ देर के बाद में कांता आ जाती है कि जी नमस्ते साहब। तो बाद में क्या होता है, जैसे ही वोट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, घर की बात है कि गुड़िया बीमारी में पड़ी है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर घर पर क्या है, घर पर बोलती है कि ये पी लीजिए, कुछ अच्छा लगेगा और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बेटी है जो कि बीमार है, तो इसको अस्पताल ले जाने के लिए वो बाहर काम करती है, किसी साहब के घर में काम करती है और वहाँ से कुछ पैसे उधार लेने के लिए जाती है। तो गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं है, ये इनका कहना है, क्योंकि साफ़ सफाई है नहीं, यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो यहाँ पर क्या है, साहब बोलता है कि कोने को अच्छे से साफ़ करो। जैसे यहाँ पर ये लेडीज़ है, ये बोल रही है कि कोने को अच्छे से साफ़ करो क्योंकि यहाँ पर तो साफ़ सफाई है। तो कांता, ये ले तेरे पैसे, घर पहले से ही पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? जी मैडम नहीं बनाऊंगी। तो यानी ये इसकी बेटी बीमार है तो ये पहले से एडवांस में पैसे लेना चाह रही है, क्योंकि इनके घर पे काम करती है लेकिन इनके घर पे साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है, इनके घर पे साफ़ सफाई नहीं रहती है, इसलिए जो इनकी बेटी है वो बीमार पड़ गई है। और उसी शाम को बस ज़रा सी देर और बेटी जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन पर भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो लाइन में नहीं लगना चाहती या उन्हें लगता है कि यहाँ पर इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास में क्या क्या पर्याप्त कारण हैं। तो इस कहानी के आधार पर उसे ऐसा सोचने के 3 कारण हम बता सकते हैं। अब समानता की बात करें तो यहाँ पर समानता क्या है, जैसे कि वोट डालने पर तो सभी को समान अधिकार है, सभी क्या है समान तरीके से और लाइन में खड़े हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कांता हो, चाहे वो शिक्षिका हो, लेकिन लाइन में यहाँ पर भी खड़े हैं। कहाँ पर? अगर अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर भी खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनके नंबर पर ही हम इलाज करा सकते हैं, नंबर आएगा तभी इलाज होगा। तो मताधिकार में समानता है। तो यहाँ पर हम मताधिकार में समानता की बात कर सकते हैं कि कहानी के प्रारंभ में कांता वोट देने के लिए लाइन में खड़े होने से होता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की और विभिन्न लोगों की तरफ उसने देखा है कांता ने, जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी पहचान लेती है, क्योंकि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है जो सभी वयस्क हैं उन्हें मत देने का अधिकार है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर ही आधारित है, क्योंकि सभी को समान अधिकार है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर और जाति कुछ भी न हो, वह एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर वह बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है और कांता के पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी है? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। जैसे कि वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर के होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग हैं वो गरीब हैं, जबकि मताधिकार के समय समानता का मतलब अलग है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग खड़े थे। लेकिन यहाँ पर जो लाइन में खड़े हैं वो सिर्फ गरीब लोग खड़े हैं, क्योंकि अमीर लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेते हैं। तो इस तरीके की असमानता यहाँ पर उनको देखने को मिलती है। जैसे कि कुर्मी क्षेत्रीय की बात करें, कुर्मी क्षत्रिय जो है यहाँ पर, कुर्मी क्षत्रिय बीएससी यानी माइक्रोबायो, एमएससी यानी बायोटेक, बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज, ऐसे सजातीय वर्ग चाहिए। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्मी क्षत्रिय है और उनको इस तरीके का सजातीय वर्ग चाहिए, यानी इसी जाति में वर्ग चाहिए। तो ब्राह्मण, जिलोदिया, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, इस तरीके से अन्य डिप्लोमा कोर्स करना हेतु वर्ग चाहिए। सर्व ब्राह्मण मान्य, तो यानी ये शादी का प्रस्ताव है जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं तोमर राजपूत, ये दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर है, सुजलान पुणे, और ये इन्हें उच्च तकनीकी योग्यता प्राप्त राजपूत करना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं सुजातीय मैचिंग वर्ड चाहिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल कन्या के लिए। तो ये वैवाहिक जो विज्ञापन जाति की सूचना देने वाले अंशों पर गोला बना सकते हैं कि जाति की सूचना कौन दे रहा है। यहाँ पर जैसे कि तोमर राजपूत है, ये जाति की सूचना दे रहा है। इधर हम देखें अग्रवाल कन्या है, तो ये जाति की सूचना दे रहा है। इधर हम देखें कि ब्राह्मण है, ये जाति की सूचना दे रहा है। तो इस तरीके की अन्य प्रकार की असमानताएं भी हो सकती हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका हास्य हम 2 कहानियों को पढ़ करके समझ सकते हैं। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे कि भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ये असमानता का कारण है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं
तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के जो वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले से पिछली वर्ष की किताबों में पढ़ चुके होंगे कि दलितों के बारे में क्या बताया गया है, दलितों को किस तरीके से दबाया जाता है। दलित एक ऐसा शब्द है जिसको जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी होता है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, वो एक समृद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर बैठना पड़ता था। आपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। और जब भी कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, इसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लग गई। और धूल से जो चेहरा है, धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा और स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों को आंखें छिपकर तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश ने अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यही क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ करके स्कूल से बाहर जाते हुए उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए, मास्टर हो यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो यहाँ पर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है, एक झूठन उपन्यास है। इस किताब झूठन का मुख्य पृष्ठ है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को अपना प्रस्तुत किया है। तो दूसरी कहानी ऐसी ही घटना पर आधारित है, जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम पूछे तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ने यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया, और अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदल करके श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने की इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया, और अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद में उन्हें एक मकान मालिकनी मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थे। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था, क्योंकि वो जातिगत असमानता का व्यवहार उन्होंने किया था। दलितों को दबाने का एक तरीका था। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं, और उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव हो रहा है उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपके रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती, क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो उस समय आप
क्या करते। तो मानवीय गरिमा का मूल्य की बात करते हैं। यदि आप अंसारी के परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते। क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। मानवीय गरिमा का मूल्य की बात करें, जब आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार जो है वो बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग और धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। तो जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवा करके शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरीके से आहत किया था। उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सका, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। और जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे सभी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो भारतीय लोकतंत्र में अगर हम समानता की बात करें, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान, जो भारतीय संविधान है सब व्यक्तियों को समान मानता है। और इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता ख़त्म हो गई है। यह ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम ज़रूर हुई है। तो कम की हम बोल सकते हैं कि ये कम ज़रूर हुई है। तो यहाँ पर हम देखें 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। जैसे हम ये संसद देख रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। संसद में हम अपना प्रतिनिधित्व किसके द्वारा पाते हैं? संसद में हम अपना प्रतिनिधित्व जो हमारे क्या है निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से पाते हैं। तो यहाँ पर सभी संसद में जो भी नियम कानून बनते हैं उनमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया है। यहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ हैं कि प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति क्या है? समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुएँ, सड़कों, नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके ये काम सरकार ने किया है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है
मध्य भोजन की, जैसे मध्य दोपहर में जो भोजन की व्यवस्था है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है और यह योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसी स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए और इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के बाद गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। और शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब स्कूल में दोपहर का भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़ करके दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ता और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है और मध्य भोजन के कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता प्राप्त की है और जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं इस कारण से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो उत्तराखंड का एक शासकीय शाला में बच्चों को दोपहर का भोजन यहाँ पर परोसा जा रहा है। मध्य दोपहर का जो भोजन कार्यक्रम क्या है, क्या इस कार्यक्रम के 3 लाभ आप बता सकते हैं, क्योंकि एक तो महिलाएं हैं उनको वापस से दोपहर का भोजन खाना खिलाने के लिए बच्चों के पास नहीं आना पड़ता। दूसरा क्या फ़ायदा है कि बच्चे जो सुबह भूखे आते हैं उनका पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरा, जब वो दोपहर को जाते हैं घर पर खाना खाने के लिए तो वापस नहीं आ पाते हैं या वापस नहीं आना चाहते हैं, तो उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर बढ़ी है। तो ये 3 फायदे हैं। आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग साथ साथ खाना खाते हैं तो उससे लोगों के बच्चों के बीच में समानता का भाव बढ़ता है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में आप पता लगाइए, इस योजना के क्या लाभ हैं और यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दोपहर का भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है और जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान परिस्थितियों को धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अपने यहाँ पर विवेकानंद ने बताया है, ये यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा करके जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करके एवं अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय एवं कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो असमानता बढ़ रही है इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का जो व्यवहार है कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है और इस पुस्तक में हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे की अगर हम बात करें, शायद हम सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, यहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था।
इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो यहाँ पर रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया, और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी और अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं, और अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही उतना ऊंचा है। तो यहाँ पर रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जिन्होंने एक विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिकी इतिहास की दिशा बदली है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश के बारे में हम बात करें कि उसमें अनुच्छेद के जो है 15 उसमें क्या दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद किया जाता है उसको प्रतिषेध किया गया है, यानी उसका मनाही की गई है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर भी दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या फिर पूर्णतः या भागत या राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्वर्धन और शर्त के अधीन यहाँ पर नहीं होगा। अब लोकतंत्र को चुनौती कौन कौन से तत्व हैं वो देते हैं, वो हम बात करें। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। उनके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या फिर लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। यह लोकतंत्रीय समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा है गरिमा। इसका तात्पर्य है कि अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से है। और संविधान की बात करें, यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। और नागरिक अधिकार आंदोलन की बात करें तो एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की यहाँ पर मांग की है।